बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लाइट ऑफ स्टडी नामक चैनल पर। क्योंकि कल कुछ पेट से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा की थी और मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में भी 8 से 10 क्वेश्चन के विषय में चर्चा हुई थी। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि पिछले बार का अगर पेपर को एनालिसिस किया जाए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर को, तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के अवश्य पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम ज्यादा विस्तार में, क्योंकि पेट में बहुत सूक्ष्म स्तर के जीएस है, तो बहुत सूक्ष्म में चर्चा करते हैं। जो मेन टॉपिक है उसकी डेट्स और जो आंदोलन हुए हैं इसके आरंभकर्ता के विषय में चर्चा करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री याद रखिए, नाम मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए तो 1757 ईस्वी से प्लासी के 23 जून 1757 ईस्वी को जो बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से शुरुआत होकर 1757 से 1947 ईस्वी तक, 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चलती है। लेकिन इसके मुख्यतः क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित पूछे जाते हैं। 1757 वाली हिस्ट्री भी आप सबके समझ में जल्द डिस्कस कर दूंगा एग्जाम तक। मैं अभी चर्चा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कल भी मैंने इसके विषय में चर्चा की थी। आज पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय से नोट अवश्य कर लीजिए, क्योंकि पिछले बार पेट के पेपर में भी 1 से 2 क्वेश्चन क्रमानुसार पूछे गए थे कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। बाई चांस अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो डेट्स भी याद रखिए। मैं ज्यादा डेट्स नहीं बताऊंगा, इस बीच तो बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 20 से 22, उस विषय में चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा। और पुनः अपनी बात दोहराता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और कुछ अगर कमी हो या कुछ मैं गलत बता रहा हूं या गलत एक्सप्लेन किया हो या कोई तिथि गलत बताई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख भी करिए। मैं इसे अगर गलत होऊंगा तो इसे स्वीकार करके मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार भी करूंगा। सर्वप्रथम बात करते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिए, क्योंकि डेट याद रखिए 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पेट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं वो ना समझ में आ रहा हो तो बात को नोट कर लीजिए। मैं 2 से 3 बार एक बात को रिपीट करूंगा ताकि सुनने में भी कोई समस्या ना आए, सुनने में विघ्न ना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की गई थी। याद रखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय उसके पहले अध्यक्ष, क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। एसएससी सीजीएल 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पेपर देखा था। एसएससी सीजीएल 2015 का जब पेपर देखा था तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तब उस समय पहला अध्यक्ष इसका कौन बना था? इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। मैंने कल भी बताया था, अगर नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो याद रखिए जैसा चाहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुई थी इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखिए। इसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी जी। कल मैंने इनके विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा भी की थी। दादाभाई नौरोजी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन कब हुआ था? जब व्योमेश चंद्र बनर्जी जी अध्यक्ष बने थे मुंबई में। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहां हुआ था? कलकत्ता में। दादाभाई नौरोजी जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पहला 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, दूसरे अध्यक्ष दूसरी बार 1893 ईस्वी में लाहौर में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन के विषय में मैंने कल बताया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? क्वेश्चन याद रखिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग व्यक्ति का नाम नहीं लिया मैंने, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग
कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 ईस्वी के अधिवेशन में किया गया, जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी से संबंधित पिछली बार पेट के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने 1901 ईस्वी में। उसके बाद ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया? धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल ऑफ इंडिया में लिखा है, इस सिद्धांत को दिया था किस प्रकार अंग्रेज हमारे धन को बर्बाद कर रहे हैं, किस प्रकार अंग्रेज हमारे धन को बर्बाद कर रहे हैं और हमारा ज्यादा से ज्यादा धन ब्रिटेन में भेज रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं। तो और रक्त गोप्तान नामक पत्रिका भी इन्होंने लिखी थी 1851 ईस्वी में। किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने 1851 ईस्वी में रक्त गोप्तान नामक पत्रिका भी लिखी है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था भारत में? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने ही बोला था 1866-67 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इन्होंने ही बताया था सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय का वर्णन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। उस समय दादा भाई नौरोजी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आय भारत में 20 रुपए थी। याद रखिए, ये राशि भी याद रखिए, 20 रुपए थी। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम, यहां तक तो बात आ गई। नेक्स्ट चर्चा याद रखिए। उसके बाद कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कल भी बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में जो हुआ था सम्मेलन, उसमें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। आपको डेट ना याद करते हुए केवल नाम याद रखना है पेट एग्जाम के लिए, इतना ही काफी है। तो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश्वर बनर्जी जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी भी याद रखिए, ये भी काफी है। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। उसके बाद दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बैल बाई आयोग। बड़ा सुनने में नाम भी अजीब लग रहा होगा, बैल बाई। बैल बाई आयोग क्या बना था? बैल बाई आयोग था क्या? आपको जैसे मालूम होगा कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी, सिविल सेवा परीक्षा जो होती थी वो भारत में कराने का प्रस्ताव रखा गया था बैल बाई आयोग में। इसमें यह योजना बनी थी कि सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो, और भारत में जब आयोजित होगी तब इसमें कितना खर्च प्रतिवर्ष आएगा। तो बैल बाई आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराने की सिफारिश की थी। ये कब आया था? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट के लिए तो नहीं है, लेकिन चाहिए तो याद रखिए। बैल बाई आयोग, बैल बाई आयोग, बैल बाई आयोग कब बना? 1892 में। बैल बाई आयोग कब बना? 1892 में आपका बैल बाई आयोग बना। क्यों बना? भारत में सिविल सेवा परीक्षा कराना इसका उद्देश्य था कि सिविल सेवा परीक्षा, याद रखिए, सिविल सेवा परीक्षा से कुछ क्वेश्चन भी याद रखिए। कुछ बता देता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय का नाम ले रहा हूं। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर। या आईएएस 2018 में इसका क्रम भी पूछा गया था। आईएएस 2018 पेपर अगर आप देखेंगे, जीएस का फर्स्ट पेपर, तो उसमें यह क्रम भी पूछा गया था। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में, डेट याद रखिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। दूसरे भारतीय कौन बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी ये परीक्षा 1919-1920 में पास की थी और 8 महीने के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। वो भी विषय अगर आएगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन पहले भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 ईस्वी में इन्होंने ये परीक्षा पास की। डेट ना भी याद रहे तो नाम बस याद रखिए। बैल बाई आयोग 1892 ईस्वी में बन गया। उसके बाद
एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि कांग्रेस के हर वर्ग अधिवेशन हो रहे थे। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए, सुरेंद्र बनर्जी का नाम आया है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि सुरेंद्र बनर्जी ने जब सिविल सेवा परीक्षा पास की थी सिलहट असम, वर्तमान में सिलहट असम, तो ये सिलहट में इनकी पोस्टिंग हुई थी और 1874 ईस्वी में इन्हें इस सेवा से हटा भी दिया गया था। 1874 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी को इस सेवा से हटा भी दिया गया था 1874 में। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तदोपरांत इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन अगर आ जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 10 साल के बाद इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर लिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में, मींस कांग्रेस से पहले यह बन चुका था। क्वेश्चन क्रमानुसार आता है तो इंडियन एसोसिएशन पहले आएगा और कांग्रेस बाद में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी और इनका साथ इसमें दिया था आनंद मोहन ने, आनंद मोहन नामक व्यक्ति ने, आनंद मोहन बोस नामक व्यक्ति ने इनका साथ भी दिया था। वैसे देखा जाए इसके हेड तो सुरेंद्र बनर्जी जी रहे। और आगे याद रखिए 1876 ईस्वी में ये बनी थी और 10 साल के बाद 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में ही मिला लिया गया, कांग्रेस में इसका गठबंधन कर दिया गया। जो वर्तमान में गठबंधन शब्द काफी चर्चा में रहता राजनीति में, ये अभी का शब्द नहीं है, ये 150 साल पुराना शब्द है। इससे पहले भी बहुत गठबंधन हुए होंगे, लेकिन 1886 ईस्वी में, इस 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन बना और इसे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें चलना है, एक एक बात बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 7 से 8 दिन ही केवल शेष है पढ़ के एग्जाम के। वंदे मातरम, वंदे मातरम सर्वप्रथम, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? याद रखिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया सबसे पहले? तो याद रखिए 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, 1800 वंदे मातरम, याद रखिए वंदे मातरम, वंदे मातरम सबसे पहले, याद रखिए वंदे मातरम सबसे पहले 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। डेट याद रखिए 1896। आगे राष्ट्रगान कब गाया गया उसके विषय में भी चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं क्रमबद्ध रूप से ही आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वंदे मातरम क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक उपन्यास जो 1882 ईस्वी में आया था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये लिखा नहीं था, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का राष्ट्रीय गीत बन जाए। इन्होंने इसका काफी विस्तृत रूप लिया था, इसके कुछ पार्ट ही ले लिए गए हैं। 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। इसमें काफी चीजों को डिस्कस किया गया है। तो इसमें एक है वंदे मातरम का गीत भी इन्होंने लिखा था, वही टॉपिक उठा के भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया वंदे मातरम। याद रखिए सबसे पहले कब गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था उससे वंदे मातरम। और कहां से लिया गया ये क्वेश्चन अगर किसने लिखा ये तो सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। लिया कहां से है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ नामक उपन्यास से। आनंद मठ नामक उपन्यास में इन्होंने भारत का जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, भारत में सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन टॉपिक आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। 1763 ईस्वी में सबसे पहले भारतीयों ने विद्रोह अंग्रेजों कब किया? 1763 ईस्वी में। कहां पे? याद रखिए बंगाल और बिहार में यह विद्रोह हुआ था।
तीर्थ यात्रा कर अंग्रेजों ने लगा दिया था। इसके विषय में मैंने एक बार डिस्कस किया था थोड़ा, आज से 20-25 दिन पहले जो पहला वीडियो बनाया था। 1763 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजों का सबसे पहले विरोध किया था, सबसे पहले 1763 ईस्वी में, याद रखिए। क्या नाम था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी और फकीरों ने जो भी तीर्थ यात्रा पर जाता था उस पे अंग्रेज टैक्स लेते थे उस भारतीय से, तो इसका विरोध करने के उद्देश्य से केना सरकार के नेतृत्व में, क्योंकि जो भी विरोध होता है उसका एक नया हेड होता है। जैसे गांधी जी ने तमाम यात्राएं की, दांडी मार्च किया, असहयोग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, उसके बाद खिलाफत आंदोलन किया। इसमें हेड कौन थे? गांधी जी। तो याद रखिए कि इसी में इन्होंने पहला भारतीय विद्रोह कौन सा? सन्यासी विद्रोह 1763 में। सन्यासी विद्रोह याद रखिए, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह याद रखिए 1763 ईस्वी में पहला भारतीय विद्रोह था। विद्रोह हालांकि बहुत हुए हैं। कोल विद्रोह हुआ 1831 में, उसके बाद खोंड विद्रोह हुआ, भील विद्रोह हुआ, तमाम विद्रोह होते, लेकिन सबसे पहला विद्रोह पागलपंथी विद्रोह हुआ, जो कि पहला मुस्लिम विद्रोह था। पहला मुस्लिम विद्रोह कौन सा था? पागलपंथी विद्रोह, जो 1825 ईस्वी में टीपू ने शुरू किया था बंगाल में। टीपू सुल्तान का नाम नहीं ले रहा हूं, वो तो 1799 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं बात कर रहा हूं 1825 में जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था टीपू ने। वो पहला मुसलमान अध्यक्ष, पहला मुस्लिम विद्रोह हुआ था, पागलपंथी के नाम जाना था, लेकिन याद रखिए। उसके बाद टॉपिक क्या था? वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। 1896 में अधिवेशन कहां हुआ था? याद रखिए, कांग्रेस का 1896 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया था वो कहां हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। उसके बाद याद रखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल चंद गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन अगर आ जाए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिए, गोपाल चंद गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन सबने मिलके इसकी स्थापना की थी। ये बड़े नरम दल के थे, उदारवादी थे। ये अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र और कागज में लिख के अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। इनका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीके थे, मतलब न्याय ढंग से, हिंसा किए बिना, खून खराबा ना किए बिना, क्रांति किए बिना अंग्रेजों से स्वाधीनता लेना। इनका उद्देश्य सही था, लेकिन कागज में लिखकर और प्रार्थना पत्र देकर ये सब जब इन्होंने प्रक्रियाएं की तो इससे कांग्रेस का एक दल, जो कि बाद में गरम दल बनकर उभरा, उन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने बोला ये एक भिक्षावृत्ति है, भारत मेरा है, हमें इसे लेने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, इसे छीनना है। याद रखिए, गरम दल के 3 सदस्य लाल बाल पाल काफी फेमस रहे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष भी, ये सब गरम दल के समर्थक थे। इनका मानना था कि क्रांति करके अगर कोई मेरी मांग को नहीं स्वीकार कर रहा है नरम तरीके से, तो फिर क्रांति करके, डंडा उठा के, हथियार उठा के हमें भारत को लेना है। तो लाल बाल पाल। क्वेश्चन याद रखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया, यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किसने की थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नाम याद रखिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट पढ़ लीजिए लेकिन नाम याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया,
जो उदारवादी जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उनकी जो स्वाधीनता के जो कदम थे, जिस प्रकार वो स्वाधीन भारत को आजाद कराना चाहते थे, वो इसका तिलक जी ने काफी भरपूर विरोध किया। तिलक जी काफी चर्चा में रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनके विषय में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, अभी थोड़ा याद रखिए। तो इसका जब विरोध हुआ काफी, तब कांग्रेस दो गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस दो गुटों में बन गई। नरम दल के मैंने आपको बताया, नरम दल में कौन कौन नेता थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल चंद गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोविंद रानडे थे, व्योमेश्वर बनर्जी थे, ये सब नरम दल के थे। और गरम दल में अरविंदो घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल, ये सब आपके थे गरम दल के। अब बात करते हैं, चर्चा में आ जाता है बंगाल विभाजन, जो कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 बनी थी और 1905 ईस्वी को ही बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल में अंग्रेजों की राजनीति भारत में ये रही है, कभी हिंदू मुस्लिम एकता ना हो पाए, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है तो उन्हें इसका भरसक नुकसान उठाना पड़ता है और उनका आजीवन भारत में जो राज्य करने का जो सपना था वो कहीं नष्ट ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो हमेशा हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का काम करते रहे। इसके विषय में डिस्कस भी करते हैं आगे क्या क्या इन्होंने किया है। पहला काम इन्होंने कर दिया है बंगाल विभाजन। बंगाल में एक भाग हिंदू बाहुल और एक भाग मुस्लिम बाहुल था, जो कि 1905 ईस्वी में, याद रखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। अब बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, याद रखिए, बंगाल 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उस दिन लोग काफी रोए, काफी परेशान हुए, एक दूसरे को राखी बांधी और एक दूसरे गले लगाया। याद रखिए बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और किसने करवाया? क्वेश्चन ये आता है, बंगाल विभाजन का उत्तरदायी कौन था या बंगाल विभाजन किस गवर्नर ने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन याद रखिए लॉर्ड कर्जन ने करवाया, क्योंकि 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक अंग्रेजों का जो भारत में गवर्नर रहा अंग्रेजों का गवर्नर जो रहा है बंगाल का, याद रखिए कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 ईस्वी तक गवर्नर रहा है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। और किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाल विभाजन किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन। इतना याद रखिए, बंगाल विभाजन 1905, 16 अक्टूबर ना याद करते हुए 1905 किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन याद रखिए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिम बहुल देश अलग हो गया,